औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है कामयाबी के रास्ते। जब बात करें बच्चों की तो दे मूव ऑन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेजेस आफ्टर 10th बोर्ड्स। जिस तरह से हमने देखा था कि बोर्डिंग के लिए है, दे मूव ऑन टू अ डिफरेंट पाथ, दे बोर्ड ऑन टू अ डिफरेंट पाथ इन देयर लाइफ्स, दे सिलेक्ट देयर ओन करियर्स। लेकिन जब बात करें 12वीं के एग्जामिनेशन की तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल मोमेंट्स इन स्टूडेंट्स लाइफ एज वेल एज देयर पेरेंट्स ऑल्सो। और पेरेंट्स को ये फिक्र रहती है कि अब 12वीं हो गई तो किस तरह से मेरा बच्चा इस काबिल बन जाए कि वो अपने पैरों पर जो भी कोर्स सिलेक्ट करे उसके कंप्लीशन के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न इन एवरी पेरेंट्स माइंड। तो सिलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक स्ट्रीम आफ्टर 12th या स्ट्रीम स्विच करना आफ्टर 12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम इंशाल्लाह इस एपिसोड में एनालाइज करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है इस एपिसोड को कुल्ली तौर पर देखे और समझे, जो सर नसीहतें देंगे खुसूसन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर इस एपिसोड को देखें इंशाल्लाह। आइए अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर SM रज़ा साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, और फिर से तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलामुन अलैकुम और आपका वेलकम है इस प्रोग्राम में। और इस बात के साथ मैं अपनी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जैसे एक वालिदैन चाहता है कि उसका बच्चा इस दुनिया में बहुत अच्छा एक कारनामा अंजाम दे। बिल्कुल। सोचें कि परवरदिगार ने आपको हयात दिया है तो वो आपसे क्या चाहता है, और एक्सपेक्टेशंस। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक मकसद के तहत अल्लाह ने आपको हयात दी है। वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें और उसके मखलूक, उसकी बनाई हुई जो कायनात है, जो चीज़ें हैं, उसको संभालें, आगे बढ़ाएं और उसमें कुछ एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आप करें या दें। बिल्कुल मकसद है हयात का। तो आप इस दुनिया में हैं कुछ अच्छा करने के लिए। परेशानी कहाँ होती है? टारगेट। सपोज़ अल्लाह ने हमारे अंदर बेहतरीन एक एनर्जी दी है, पोटेंशियल है हमें, पोटेंशियल है, एकदम है। परवरदिगार ने सबको, कादिर मुतलक है, सबको सलाहियत दे के उसने पैदा किया। और फिर मैं कह रहा हूँ हर चीज़ की कोई भी चीज़ आप ले लें उसके पीछे एक मकसद होता है। तो अल्लाह ने भी आपको हयात दिया एक मकसद के तहत। आप डॉक्टर बने, मरीज़ों का इलाज करें, आप इंजीनियर बने, अच्छी सी चीज़ डेवलप करें और लोगों तक पहुँचे, आप जज बने, जो मजलूम है उनकी आप हिमायत करें। बिल्कुल। तो आप एक ऑफिसर बने, जो परेशान लोग हैं उनको आप परेशानियों से बाहर निकालने का आप काम करें। आप टीचर बने, बच्चों को पढ़ाएं, उनको सही रास्ता दिखाएं। तो अल्लाह ने एक मकसद के साथ आपको ज़िंदगी दी। बिल्कुल सर। तो एनर्जी अल्लाह ने दी होगी, एकदम दिया होगा, ये मेरा मानना है, और बल्कि क्या सबका मानना है। एग्जाम्पल से फिर अपनी बात रख रहा हूँ। अता साहब, हम और आप दोनों, जी सर, सपोज़ कीजिए कि हम लोग कहीं खड़े हुए हैं और ईस्ट के डायरेक्शन में हम लोगों को 100 मीटर दौड़ना है। जी सर। किसी ने टारगेट लगा दिया है, अल्लाह ने आपको भी ताकत दी है, हमको भी ताकत दी है। आप ईस्ट की डायरेक्शन में, जहाँ पे वो टारगेट था जिसको टच करना था, आप उधर 10 सेकंड में दौड़ गए 100 मीटर। जी सर। और मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा ही कुछ ताकत थी, मैं 100 मीटर दौड़ा तो, लेकिन 100 मीटर जहाँ मेरा टारगेट ईस्ट की तरफ था वहाँ नहीं दौड़ के मैं वेस्ट में 100 मीटर 8 सेकंड में दौड़ा, आपसे 2 सेकंड कम में दौड़ा। बताइए विनर कौन होगा? डेफिनेटली आप होंगे। बिल्कुल। कहाँ दौड़े आप? टारगेट की तरफ। एनर्जी है आपके अंदर, पोटेंशियल है। टारगेट अच्छे से डिसाइड कीजिए। टारगेट अगर अच्छे से डिसाइड करके अगर आप बढ़ेंगे तो आप ही एक कामयाब प्रोफेशनल होंगे। और ये हर प्रोफेशन की बात है कि अपना एक बचपन से टारगेट सेट कर ले। यस, ऑफ कोर्स। इमाम हुसैन की ज़ात से आप देखें क्या बेहतरीन आपकी ज़िंदगी, और ज़िंदगी की एक एक, जाहिर सी बात है, इमाम इतना बड़ा हुदा अल्लाह ने आपको दिया और इंसानियत को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी फलाह के लिए आपको दुनिया में भेजा गया। करबला के लिए पहला जब कदम आपने निकाला घर से, जी, घर से जब आप निकले मदीने से, किसी ने पूछा कहाँ, तो आपने बताया अस्लाह उम्मत। टारगेट देखें आप, टारगेट डिसाइड हुआ तो घर से पहला कदम निकला। आपको भी जब आपको पढ़ाई आगे बढ़ाना है तो इमाम हुसैन के इस कदम पे आप चलें, पहले टारगेट डिसाइड करें फिर आगे निकलें आप। यानी ऑलरेडी टारगेट माइंड में है, फिर ही अपना पहला कदम बढ़ाएं। तभी आप पहुंच पाएंगे। आप मुझे बताएं, मैं कहीं ठहरा हुआ था, आपने हमसे कहा कि विन में आके आपको इस प्रोग्राम को करना है,
तो जब मैंने होटल से पहला कदम बढ़ाया होगा तो मुझे पता होगा ना कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे मेरी आखिरी मंजिल पता है, तब मैं जाके फर्स्ट स्टेप ले रहा हूँ। डेफिनेटली तब मैं अपनी सही जगह पे पहुंच पाऊंगा, वरना मैं निकल गया, मंजिल का पता ही नहीं, घूमते रहिए दिन भर आप, घूम घाम के फिर वहीं आ जाएंगे जहां से आप चले थे। तो सबसे पहले 10th के बाद डिसाइड करें कि क्या लेना है, और जब डिसाइड कर लें तो अज़्म के साथ जो इतने बड़े बड़े जो आपके सामने रोल मॉडल अल्लाह ने आपके सामने भेजा था, उनकी बातों पे ध्यान रखें। हज़रत अली के कौल से आप बढ़ें कि आज के दौर की तालीम से आरास्ता हों, और इमाम हुसैन के कौल से आगे बढ़ें कि एक बार टारगेट डिसाइड करके और जब कदम बढ़ा लिया आगे, तो अब दुनिया की कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना सामने आए, मुझे अपने टारगेट पे पहुंचना है तो पहुंचना है। बिल्कुल जी। तो अब यानी बाज़ औक़ात जो है ख़ुद स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि बाज़ स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि इज़ माई स्ट्रीम, जैसा कि साइंस हो, कॉमर्स हो, जो ट्रेडिशनल हमारी स्ट्रीम्स पाई जाती है, जो बच्चे आमतौर पे सिलेक्ट भी करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, इज़ माई स्ट्रीम लिमिटिंग माई करियर ऑप्शंस, कैन आई स्विच नाउ मीन्स आफ्टर 12th, और इज़ इट टू लेट फॉर नाउ? हर स्ट्रीम में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। फिर से बात आ रही है, ये हमको जो हमारी जानकारी की कमी है, ये वो उससे ये क्वेश्चन अराइज होता है। जी, मैंने कुछ चीज़ें बहुत पहले भी प्रोग्राम में यहाँ अर्ज़ किया है, आपके सामने रखी है बातें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें स्ट्रीम की कोई बंदिश नहीं होती है। जैसे आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम दे के आपको सपोज़ करें पुलिस में भर्ती लेना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों से जा सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं। टीचर बनना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों से बन सकते हैं आप। बैंक में आपको मैनेजर बनना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों से बन सकते हैं आप। जी। सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करके आपको एक बेहतरीन IAS IPS ऑफिसर बनना है, तीनों स्ट्रीम में से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो किसने कहा कि स्ट्रीम में लिमिटेशन है? लिमिटेशन कहीं नहीं है। जैसे आसमान की हद नहीं है, वैसे करियर के ऑप्शंस की कमी नहीं है। देखें जी सर, छोटा छोटा एग्जाम्पल मैं पेरेंट को भी दे रहा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ, चैनल विन के ज़रिए बात रख रहा हूँ। आप किसी भी कॉलेज का जब इंफॉर्मेशन बुकलेट शाया जब होता है, तो उसमें कोर्सेज की आप काउंटिंग करें तादाद। जामिया मिलिया इस्लामिया की जब मैं बुकलेट प्रोस्पेक्टस निकला अता साहब जी, मैंने उस प्रोस्पेक्टस को एक बार देखा, हैरत ये हुई कि वहाँ कोर्सेज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज थे। A से 20 कोर्स, B से 25 कोर्स, C से 12 कोर्स, D से अप टू Z तक हर लेटर से 15-15, 20-20 कोर्सेज थे। कोर्स कौन कह रहा है कि 200-250 कोर्सेज की लिस्ट? डेफिनेटली कौन कहता है कि स्ट्रीम्स की के बाद कोर्सेज की और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है? फिर वही बात आ रही है, ये हमें पता नहीं है। पता करें, बहुत सारे कोर्सेज हैं और आपके इंटरेस्ट और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। जी, तो यहाँ पे बाज़ औक़ात बच्चे सवाल भी करते हैं कि मेरा जो है रुझान 10वीं में कुछ और था, 12वीं में कुछ और हो गया, जो मैंने स्ट्रीम सेलेक्ट किया था, अब मुझे एहसास होने लगा कि नहीं, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, माई इंटरेस्ट हैव चेंज्ड। तो इस सूरत हाल में बच्चा क्या करे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि एकदम बेहतरीन रास्ता तो ये है कि एक बार जो आपने डिसाइड किया, पेरेंट्स से भी कहूँगा, बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए हैं, थोड़ा वक्त लगाएं बच्चों के साथ। रात में जब खाने पे बैठें, आप डिस्कशन करें फैमिली में, अपने आस पड़ोस से डिस्कशन करें, जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे डिस्कशन करें, जो लोग अच्छे प्रोफेशनल्स हैं उनसे डिस्कशन करें, एनर्जी लगाएं, क्योंकि बच्चे के मुस्तकबिल का मामला है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली अमल करना भी पड़ेगा। तो डिस्कशन करें, पता करें। जब चीज़ें पता हो जाएं, उसके बाद तब आप आगे लेके बच्चों को बढ़ाएं। और एक बार, अब जैसे मान लिया, सपोज करें कि मैंने 10th के बाद 11th में साइंस ले लिया, जी, कोशिश किया, हो सकता है किसी वजह से मैं साइंस को अच्छे से चला नहीं पा रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ की तरफ कदम बढ़ा लेना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कमियाँ आपने साइंस के साथ 11th 12th में छोड़ी हैं, वो कमी अब आगे रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कमी रिपीट करेंगे तो फिर छोड़ने की बात, फिर तो बार बार रीटेक का मौका आपको नहीं मिलेगा, बार बार रीटेक का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रीटेक करते रह जाएंगे और पीछे से कोई लगातार एनर्जी करके लगा के आगे बढ़ता जाएगा, तो वो डेफिनेटली आपको आगे पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल चुका होगा। और बार बार जो मैं कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बात ये रखी है कि कंपटीशन का ज़माना है, हर इंसान आपका कॉम्पिटिटर है, तो पहले से एक ही जगह एनर्जी लगा के आगे दौड़ा जा रहा है और बार बार आप चेंज कर रहे हैं, चीज़ों को अदल बदल कर रहे हैं। आप ये बताएं ना
मैं ही बात कर रहा हूँ, मैं बार बार अपनी सोच को बदलता रहूंगा तो थोड़ी देर में आप भी हमसे नाराज होकर या हमसे खफा होकर आप किनारा हो जाएंगे कि इस इंसान से क्या बात करना है, स्पेसिफिक स्टांस ही नहीं है इनका जी, कि कुछ पता ही नहीं है अगले वक्त क्या ये बोलने वाला है क्या नहीं बोलने वाला है। तो जब एक आम जिंदगी में इस तरह की सोच का ये एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है तो करियर में कितना बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा। तो अगर आप चेंज करें तो पीछे की गलतियों पे काम करें और एक बार चेंज कर लें तो उसमें भरपूर एनर्जी लगाएं, और चेंज क्यों करना है वो क्यों भी एकदम साफ साफ क्लियर होना चाहिए। जी बिल्कुल। साइंस के बाद हमने ह्यूमैनिटीज क्यों लेना है? क्या इसलिए लेना है कि ह्यूमैनिटीज आसान है? नो, नॉट एट ऑल। आसान कोई चीज़ नहीं होती है, और साथ साथ कहूँगा मुश्किल भी कोई चीज़ नहीं होती है। आसान उसके लिए होती है जो मेहनत करता है, मुश्किल उसके लिए होती है जो मेहनत नहीं करता है। तो मेहनत का मामला है यहाँ पे। मेहनत जितना करेंगे चीज़ें आसान बनेंगी, जितनी आप मेहनत से भागेंगे चीज़ें उतनी आपकी मुश्किल होती जाएंगी। तो ध्यान रखें, एक बार जब चेंज करें तो चेंज क्यों कर रहे हैं वो क्यों क्लियर होना चाहिए, और फिर उसी क्यों पे आपको काम करना है। जो मोटिवेशन, जो रास्ता आपने चूज़ किया उस पर दौड़ने की कोशिश करना है। चलने से और रेंगने से काम नहीं होगा। दुनिया बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही है, घबराए नहीं। अभी कंप्यूटर काम कर रहा है, आगे क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाली है, बड़ी फास्ट लाइफ होने वाली है। तो दौड़ना है आपको, दुनिया की स्पीड के साथ दौड़ना है ताकि दुनिया आगे ना निकल जाए और आप पीछे ना छूट जाएं। बार बार एग्जाम्पल में देता हूँ। जी सर। कुछ बड़े सिंपल से सेंटेंस होते हैं, शायद उसका मीनिंग हम बोल कुछ और जाते हैं और होता कुछ और है। मैं खड़ा हुआ हूँ स्टेशन पे, मैं बोलता हूँ ट्रेन छूट गई। सही तो यह है कि ट्रेन वक्त से आके गई, छूटे हम क्योंकि लेट हम थे। इसमें गलती मेरी है, गलती हमारी है। तो हम छूटे हैं, ट्रेन नहीं छूटी है। तो सोच को बदलिए, पॉजिटिव सोच ले आइए और जो सोच में ले आए उस पर चलने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सर। अच्छा, एक मैं ये उमूमी तौर पे ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जो पेरेंट इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है, अब बच्चा जो है उसने 12th पास कर लिया है, अब उसके सामने एक स्काई इज़ द लिमिट ये, तो ट्रेडिशनली पेरेंट्स को और बच्चे को मिलकर जो है कौन कौन सी स्ट्रीम्स की तरफ, अगर मिसाल के तौर पे वो साइंस लेता है या उसके बाद कॉमर्स लेता है, कोई भी स्ट्रीम लेता है, एक जनरल ओवरव्यू बता दीजिए कि इस स्ट्रीम से ये आता है या उस स्ट्रीम से ये आता है, एक जनरल ओवरव्यू आप बता दीजिए। देखिए, साइंस स्ट्रीम में डेफिनेटली आपको 12th के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्ट्रीम्स आपके सामने होंगे। आपको पता है ये सारे कोर्सेज आपके पास होते हैं। 4 साल की इंजीनियरिंग, 5.5 साल का MBBS, देन उसके बाद 2 साल का आपका MD है। ये कोर्स है, अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो आप CA, CS और ICWA के फाउंडेशन कोर्सेज दे के उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। साइंस वाले भी बच्चे, एक और चीज़ कहूँ, साइंस वाले अब इंजीनियरिंग और मेडिकल तो दे ही सकते हैं, साथ साथ CA का फाउंडेशन वो भी दे सकते हैं। साइंस वाली यस, CS का फाउंडेशन वो भी दे सकते हैं, ICWA CMA का फाउंडेशन वो भी दे सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ आपने लिया तो आप भी CA का फाउंडेशन दे सकते हैं। एक मिसकंसेप्शन ये है कि आर्ट्स वाला बच्चा CA नहीं बन सकता है। तो कौन कहता है? CA फाउंडेशन में आप भी बैठ सकते हैं, CMA में, CS खास तौर से कंपनी सेक्रेटरी में आप भी जा सकते हैं। क्लैट का एग्ज़ाम दे करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आप लॉ ग्रेजुएट बन सकते हैं। साइंस वाला भी दे सकता है क्लैट, कॉमर्स वाला भी दे सकता है, ह्यूमैनिटीज़ वाला भी दे सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी है, क्या छोटे छोटे एग्जाम्पल समाज में दिए जाते हैं, एक साथ 2 नाव पे कदम नहीं रखा जाता, नहीं रखना है, गिर जाएंगे पानी में, ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे, एक चीज़ में चलना है। इसकी एक वजह है, मैं बता रहा हूँ क्यों एक चीज़ में मैं कह रहा हूँ। कि क्या है, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का आप अंदाज़ा करें कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में हर आदमी की चॉइस है कि मैं अच्छे कोर्स की तरफ जाऊं, ना कि आपकी सिर्फ। तो जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भीड़ भी होगी। तो अगर मैं पहले से स्पेसिफिक नहीं हूँगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ अपनी निगाह नहीं रखूँगा, तो हो सकता है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की एक एक्चुअल डिमांड हो उसको मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ। जी, तो एक तरफ बढ़िए, पूरी एनर्जी से बढ़िए, माँ बाप की दुआओं से बढ़िए। देखिए एक बात और यहाँ जोड़ रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात, बार बार वही रोल मॉडल की बात आती है। अगर पूरे इमाम की ज़िंदगी को आप देखें तो क्या फ़लसफ़ा ज़िंदगी जीने का दिया है, मैं उसी से कोरिलेट कर रहा हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट, अतः साहब कोई भी स्ट्रीम लूँ, मैं कैसे समझूँ कि जो मैंने स्ट्रीम लिया है, जो मेरी सोच है, क्या मैं उस सोच पे सही रास्ते पे चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है ये समझना। जी, इंडिकेटर दे रहा हूँ बच्चों को। सबसे पहली सोच, क्या आपके पढ़ने लिखने के तौर तरीके से आपके वालिदैन खुश हैं या नहीं है। शुरुआत तो घर से ही हो रही है, हर तरक्की की शुरुआत आपके घर से होती है। बिल्कुल। क्या आपके पेरेंट आपके डेली टाइम टेबल, घर पे पढ़ने के रूटीन से खुश हैं या नहीं है।
अगर नहीं है तो आप मान के चलिएगा आप सही रास्ते पे नहीं चल। पहला इंडिकेटर वहां है। खुद पेरेंट्स की रजामंदी इसमें आती है। जी, आपने साइंस ले लिया, पता चला 1 घंटे आप किताब नहीं खोल रहे हैं, बार बार माँ बाप कहेंगे बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो। जिस दिन ये कहते हैं कि ज़रूरत माँ बाप को पड़ गई कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने किताब नहीं खोला है, तो आप समझ लीजिएगा आप सही रास्ते पे नहीं। पहला इंडिकेशन। दूसरा ये, उसके बाद हम क्लास पहुंचे, स्कूल पहुंच गए, ट्यूशन कोचिंग पहुंच गए। अब वहां टीचर आपको टोकने लगा आपने होमवर्क नहीं किया है। आप क्लास में पूरी तरह से आप एकदम कंसंट्रेट करके नहीं बैठे हुए हैं, फिर आप सोचिएगा आप डीरेल्ड हैं, आप सही रास्ते पे नहीं हैं। तो ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं जो आपको इंडिकेट करेंगे कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं है। और देखें, फिर से इमाम हुसैन की ज़िंदगी से मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, मजलिसों को देखें। आप पेरेंट को भी बोल रहा हूँ, बच्चों को ज़रूर मजलिसों में ज़रूर ले जाइए। आप देखें, आप मजलिस क्या है, एक ट्रेनिंग है एक तरह से। जी बिल्कुल। 1 घंटे अगर कोई जाकिर बैठ के पूरे फ़ज़ाइल अहले बैत और मसाइब इमाम हुसैन या अहले बैत बयान कर रहा है, कितनी खामोशी और डिसिप्लिन के साथ आप सुनते हैं। तो मजलिस आपको ट्रेनिंग दे रही है कि जिस तरह से आप खामोशी से, कंसंट्रेशन से मजलिस सुनते हैं, अगर वही चीज़ आप क्लास में रेप्लिकेट कर लें, बिल्कुल सही, तो देखें आपका रिजल्ट कितनी ऊंचाइयों तक आपको लेके जाएगा। तो मजलिस की ट्रेनिंग को क्लासरूम में जाके प्लीज रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। आप जो हम सीखते हैं फर्श अज़ा सीखते हैं, तो ये है फर्श अज़ा की बेस्ट ट्रेनिंग आपके लिए। जैसे मजलिस सुनते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, मुहज़्ज़ब होके बैठते हैं, क्लास में मुहज़्ज़ब होके बैठेंगे, टीचर के दिल में आपके लिए जगह बनेगी। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, एक एक सवाल का जवाब देंगे, टीचर के निगाह में आपकी इज्जत बनेगी। होमवर्क घर से करके ले आएंगे, टीचर दुआएं देगा, माँ बाप खुश होंगे। जब माँ बाप खुश हों और टीचर खुश हो, तो यही आपकी तरक्की का सीधा रास्ता है। जी, जहाँ पे आपने बात की सवाल की, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि हमने खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, हमारा कल्चर है शायद, क्योंकि जब हम बात करें कि बाज़ कंट्रीज़ में हम खुद जा चुके हैं और वहाँ पे क्वेश्चनिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है कि टीचर का भी जुमला ख़त्म नहीं होता कि स्टूडेंट सवाल करते हैं। और इंडिया में हमने देखा है खुसूसी तौर पे कि स्टूडेंट्स शर्माते हैं सवाल करने से। टीचर सामने से खुद कहता है कि आप सवाल करें, आपके कुछ नहीं समझ में आया, हालांकि डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के दिल में, लेकिन वो एक शर्म के तहत जो है वो सवाल नहीं कर पाते। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग? ये फिर से जी, मैं फिर इमाम की ज़िंदगी को यहाँ लेके आ रहा हूँ। वाला मुश्किल कुछ आएगा कॉल, मैं जब तक तुम्हारे दरमियान हूँ हमसे पूछो। सलूनी जी, तो क्या इंडिकेट किया आपके लिए कि आप कहीं जाएं और अगर इल्म दिया जा रहा है तो आप वहां पूछें। मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ डायलॉग। देखिए कितनी, मतलब मैंने कहा कि इमाम की ज़िंदगी कितना बड़ा रोल मॉडल अल्लाह ने हमारे दरमियान में दिया है कि उन्होंने उस ज़माने में बताया तो आज के लिए भी आपको रास्ता दिखाया कि जहाँ अच्छी बातें हो रही हैं, जहाँ कुछ बताया जा रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन रेज करो, क्योंकि अल्लाह ने आपका जहन वैसा दिया है। और जहन ऐसा है कि कुछ अगर क्यूरियोसिटी ले आए आपने पूछा, तो फिर अगली चीज़ इमीडिएट जहन में आएगी, फिर पूछा, फिर तीसरी चीज़ भी आएगी, फिर पूछा। तो नॉलेज इन्हांसमेंट का यही एक सही तरीका है, पूछिए। और अल्टीमेटली एक सीधा रास्ता बोल रहा हूँ, नो स्टडी नो डाउट। सही है, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो पूछेंगे क्या? और अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप पूछेंगे, सवाल आएंगे जी, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि एक बार पढ़ें किसी चीज़ को और वो चीज़ पूरी की पूरी तरह आपको समझ में आ जाए। तो और एज ए टीचर एक बात मैं कह रहा हूँ, मैं उस स्टूडेंट को क्लास में सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ जो सवाल मुझसे पूछता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पूछ इसलिए रहा है कि ये मुझे खामोशी से और गौर से सुन रहा है, या जो मैं कह रहा हूँ उसको पढ़ के आ रहा है, उसके दिमाग में वो चीज़ प्रोसेस हो रही है, तब जाके डाउट्स रेज हो। एज ए टीचर मैं खुश होता हूँ, तो टीचर सवाल पूछने से खुश होता है। लेकिन डेफिनेटली जैसे मौला के ज़माने में वो सवाल था ना कि सर में कितने बाल हैं, ऐसे अटाक पटाक आपको सवाल नहीं पूछना, सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी है। फिर देखिए मौला की ज़िंदगी से कितना बड़ा ये सबक है कि मेरे सर में कितने बाल हैं, ये क्या अजीब सा सवाल उस ज़माने में लोग पूछा करते थे। तो ऐसी क्लास में आपको बेकार के सवाल नहीं पूछने, सवाल क्या पूछना है, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे लगा हुआ पूछना है। फिर देखें आप कितना बेहतरीन आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट होगा और हर एंट्रेंस में आप कामयाबी नहीं बेहतरीन रैंक भी ले आएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब 12वीं हो जाए तो हाउ डू द पेरेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट सिलेक्ट द राइट कॉलेज? हाउ शुड आई नो दैट दिस स्पेसिफिक कॉलेज इज राइट फॉर मी? INI का दर्जा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कॉलेजेस को दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तकरीबन इनकी तादाद 165 या 170 इस वक्त इंडिया में है, जो बेस्ट कॉलेज माने जाते हैं। उसमें
जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी आती हैं, जितने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी आती हैं, जितने आईआईटीज़ हैं वो आते हैं, जितने एम्स हैं वो आते हैं, जितने आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का मैंने जिक्र किया वो, और भी बहुत सारी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आती हैं, जितने ट्रिपल आईटीज़ हैं वो आते हैं, आपके एनआईटीज़ आती हैं, आपका आइज़र आता है, आपका आईआईएसटी आता है, आपका आईआईएससी बेंगलोर आता है, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ प्राइवेट भी यूनिवर्सिटीज़ आईएनआई में उनका दर्जा तो नहीं है लेकिन उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो आप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की लिस्ट, इस पे होमवर्क करें। प्रॉब्लम क्या होती है जी सर, हमें चीज़ चाहिए बहुत अच्छी और मेहनत होती है कम। पेरेंट्स से बोल रहा हूँ, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप बैठें और सर्च करें और बैठ के अपने बच्चों को उनके बारे में बताएं कि आईएनआई होता क्या है, वहाँ पहुँचने के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होती है। फिर यहाँ पे फिर रोल मॉडल की बात आई। कितनी अच्छी बातें हुआ करती थी पहले के बुज़ुर्ग। आप देखें जब आप बुज़ुर्गों के साथ बैठते थे तो कितनी अच्छी समाज की अच्छाइयों के बारे में वो जिक्र किया करते थे। आपकी फैमिली में कौन कौन से लोगों ने क्या कारनामे अंजाम दिए उनको बताया करते थे, इमाम की ज़िंदगी कैसी रही उनके बारे में बताया करते थे। तो अच्छी बातें हम जब सुनते हैं तो हमारे अंदर अच्छा करने का जज्बा भी पैदा होता है। तो पेरेंट जब आप खाने पे बैठें तो अपने बच्चों से इस तरह की चीज़ों का डिस्कशन भी करेंगे। देखो आईआईटी इस तरह की कॉलेज होती है, आईआईटी मुंबई एक बेहतरीन आईआईटी है, वहाँ बच्चे 100% प्लेस होते हैं, करोर्स में भी बच्चों के पर एनम के पैकेज जाते हैं, पैकेजेस उनको मिलते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए ये रास्ता होता है, आपको पढ़ना चाहिए और आप जैसे बच्चे वहाँ पहुँचते हैं। तो जब इस तरह की बातें आप करेंगे तो घर में एक इस तरह का माहौल डेवलप होगा। तो इस तरह का माहौल डेवलप करें, इंशाल्लाह चीज़ें बदलेंगी। यानी थोड़ा पेरेंट्स को भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। क्यों नहीं है? बिल्कुल भाई आप मुझे बताइए ना, दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। एक किलो का एक लोहे का टुकड़ा हो और एक 100 ग्राम का कोहिनूर हीरा हो, क्या दोनों को संभालने का तौर तरीका सेम होगा या अलग अलग होगा? बिल्कुल अलग हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क। कोहिनूर को संभालने का सबसे ज़्यादा, तो आप ये बताइए कि क्या आपकी औलाद कोहिनूर से कम है क्या? उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा है। तो अल्लाह ने जब इतनी बड़ी नेमत दिया है तो उस बड़ी नेमत को संभालने का जिम्मा भी बड़ा है, छोटा जिम्मा नहीं है, ये हमें समझना है। पेरेंटल नर्चरिंग बच्चे की तरक्की में सबसे बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। आप सोचें तो वो पेरेंटल नर्चरिंग आप करें, दिखाएं। इमाम की ज़िंदगी देखें, आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं तो दोनों इमाम हसन इमाम हुसैन की उंगली पकड़ के मस्जिद तक लेके जा रहे। क्या मतलब ये चीज़ें हम क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं? उनके बताए हुए रास्ते को, उनकी जो ज़िंदगी में उन्होंने कदम उठाया उसको क्यों नहीं सोचते हैं? तो बच्चों पे टाइम लगाइए प्लीज़, और ऐसा ना हो कि आप घर पहुँचें और लग जाए मोबाइल में बच्चा बैठा हुआ है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट जैसा कि आपने बताया जी, सर, कि खुद जैसा रसूलुल्लाह खुतबा दिया करते थे, ज़रा पूछते थे कि क्या पढ़ाया रसूलुल्लाह ने, तो आप पूछे कि आप क्लास में क्या हुआ, एटलीस्ट ये खबर ले। हालांकि मुझे ये बात यहाँ नहीं कहनी चाहिए लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब एक प्रोफेशनल ज़िंदगी है तो घर में 10 घंटे के बाद पहुँचता हूँ, छोटा बच्चा है अभी 7th क्लास में है तो पढ़ा पाने का वक्त नहीं मिलता है। लेकिन एक ज़रूर चीज़ है, जैसे मैं घर पहुँचता हूँ बैग रख के उसको बुलाता हूँ अपने सामने और उसको सीने से लगाया या उसके सर पे हाथ फेरा, थोड़ा उसको प्यार किया और उससे ज़रूर पूछता हूँ कि आज ये बताइए पहला पीरियड किस सब्जेक्ट का था, सेकंड पीरियड किस सब्जेक्ट का था, थर्ड किसका था, आज मैम ने क्या पढ़ाया। इतना पूछने का तो हक बनता है। बिल्कुल, इसमें ज़रूरत इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों, पूछें में क्या हुआ, पूछें, एकदम पूछें, ताकि उसको ये लगे कि कोई हमको मॉनिटर करने वाला भी है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे परेशानी डेफिनेटली, क्योंकि फिर देखिए आपने सोच लिया आपका बच्चा इंजीनियर बने, आपने सोच लिया आपका बच्चा डॉक्टर बने, एक आईएएस ऑफिसर बने, एक मेडिकल बैंक में प्रोफेशनल बने, फलां ऑफिसर बने, आपने सोच तो लिया लेकिन ये नहीं सोचा कि वैसा बनने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन जो उसमें रिक्वायर है वो आप पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस दिन से अगर आपने वो कंट्रीब्यूशन देना छोड़ दिया तो उतना जो ब्लैक पैच है वो आगे बढ़ता ही रहेगा, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो उसको आपको हर हाल में करना ही है। यानी पेरेंट को भी 100% अपना देना और स्टूडेंट को भी अपना 100% देना, तब जाके स्टूडेंट की जिंदगी जो है सवरे। 100 क्यों नहीं सर, एकदम जी। जब तक हर आदमी अपने जिम्मे का काम नहीं करेगा तब तक वो चीज़ जो है आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो सब चीज़, एक सिस्टम आगे तभी बढ़ता है जब उस सिस्टम के हर कंपोनेंट का काम प्रॉपर हो। आप मुझे बताएं, एक गाड़ी है, इंजन ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, टायर पंचर है, आगे बढ़ेगी गाड़ी? क्या नहीं। तो फिर यानी एक छोटा सा छोटा जो है चीज़ तो नहीं बढ़ेगी। तो आपका जितना पोर्शन है कंट्रीब्यूशन का
अगर वो पोर्शन लैग कर रहा है तो उस बच्चे की तरक्की की गाड़ी प्रॉपर आगे नहीं बढ़ना। ये हमें समझना है। जी जी अब एक क्वेश्चन ये है कि व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि इज टेकिंग अ ड्रॉप ईयर फॉर एंट्रेंस प्रिपरेशन अ स्ट्रैटेजिक मूव और अ ब्लंडर? स्ट्रैटेजिक मूव तब होगी जब आप अपनी गलतियों पे उस साल काम करेंगे जो ड्रॉप ईयर आपका होगा। अगर गलतियों पे काम नहीं करेंगे तो आप जहाँ थे उससे और पीछे जाएंगे, क्योंकि पिछला वाला बच्चा जो आपके साथ था वो आपसे आगे निकल जाएगा, जॉब में आपसे 1 साल सीनियर होगा। और अगर गलतियों पे काम नहीं करेंगे तो इस बार भी वही गलती करेंगे जो पीछे किया था। सो ड्रॉप ईयर आपका मुफीद नहीं होगा। तो ये ब्लंडर होगा जब आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करेंगे, और प्रोडक्टिव होगा अगर आप अपनी गलतियों पे काम करेंगे, तब उससे अच्छा भी करेंगे आप। जी बिल्कुल। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि आई डिडंट क्लियर JEE और एनीथिंग, यानी चाहे वो इंजीनियरिंग हो या नीट के लिहाज से हो, डज दिस मीन माई करियर इन साइंस इज इफेक्टिवली ओवर? नो, नॉट एट ऑल। हु टोल्ड यू? आप BSc कर लें, BSc करने के बाद बैंक PO का एग्जाम दे दें, टीचर बन जाएं आप। MSc कर लें, PhD करने के बाद कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएं आप। BSc करने के बाद आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम आप दे दें। किसने कहा? BSc करने के बाद आप MBA की तरफ निकल जाएं। हु टोल्ड यू कि आपका करियर खत्म हो गया? करियर कभी भी खत्म नहीं होता है, जब जगे तब सवेरा। जी बिल्कुल जी। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि इज इट बेटर टू टेक अ मीडियोकर कोर्स एट अ टॉप टियर कॉलेज और अ टॉप टियर कोर्स एट अ मीडियोकर कॉलेज? बहुत बेहतरीन सवाल। और देखें, बच्चों से मैं कहता हूँ ये प्रोग्राम बहुत ही मुफीद प्रोग्राम है। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग बच्चों के लिए पूछते हैं। 2 बातें रख रहा हूँ यहाँ पे। एक इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। देखें क्या होता है कि आपने 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और इंजीनियरिंग की कोई स्ट्रीम आपने सेलेक्ट कर लिया। जी। अब वो ऐसी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया कि जिसका 5 या 6 साल के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी उसमें कम हो, तो ब्लंडर, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो गया। तो अब यहाँ पे जो कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो बेहतर होना चाहिए। अब दूसरा आप पहलू आपका मैं ले रहा हूँ। आपने एक अच्छा कोर्स तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ऐसे कॉलेज में पहुंच गए जहां उस कोर्स के लायक लैब, प्रैक्टिकल की फैसिलिटी, अच्छा पीयर ग्रुप नहीं हो, तो फिर उस कॉलेज में अच्छे कोर्स करने के बाद भी आपका प्लेसमेंट नहीं होने वाला। फिर ब्लंडर आपका। तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड होनी है। कॉलेज भी अच्छा होना चाहिए और स्ट्रीम भी अच्छी होनी चाहिए। और ध्यान रखें, ये बहुत सुपर चॉइस है आपका। आपको कॉलेज भी अच्छा चाहिए, आपको ब्रांच भी अच्छी चाहिए, तो इन दोनों चीज़ को चाहने के लिए आपकी मेहनत भी सुपर होनी चाहिए। तीनों चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है। जब तक अच्छी चीज़ आपको तभी मिलेगी जब मेहनत भी अच्छी होगी। तो हमेशा आप मुझे बताएं सर, दुनिया की और दीगर चीज़ों में हमारी चॉइस देखें कितनी हाई होती है। मैं कह रहा हूँ, आप अपने सपोज करें किसी रिश्तेदार को, या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को अगर कहूँ कि चलो आज आपको शू दिलाता हूँ, जी सर, तो क्या मेरा बच्चा मुझसे कहेगा कि पापा वो फुटपाथ पे, बाबा वो फुटपाथ पे दुकानें चलिए वहाँ से दिला दीजिए? नो। पहली चॉइस मॉल में चलना है। अच्छा, मॉल में जाने के बाद किसी लोकल ब्रांड का चाहिए उसको शू? नहीं। क्या चाहिए? नाइके, रिबॉक, फलाना फलाना फलाना। तो देखें, जब आप लाइफ में जो चीज़ यूज़ करते हैं उसमें कितनी सुपर आपकी चॉइस है। तो जिससे लाइफ चलनी है वहाँ पे चॉइस कैसा होना चाहिए आप? बिल्कुल सर। तो वहाँ सोचिए, कोर्स अच्छा लीजिए, अच्छे कॉलेज में पहुँचिए। और दूसरी बात, अच्छा कोर्स और अच्छा कॉलेज या अच्छी स्ट्रीम चॉइस करने के लिए आप अकेले कैंडिडेट नहीं हैं, बहुत बड़ी भीड़ है। तो उस भीड़ से आगे निकलने के लिए आपको मेहनत भी अलग वाली करनी पड़ेगी। अलग वाली मेहनत कीजिए, लगिए, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। बस एक लास्ट क्वेश्चन ये है प्लीज सर, कि किसी व्यूअर ने पूछा है कि हाउ डू आई कन्विंस माई पेरेंट्स दैट अ करियर इन फोटोग्राफी और क्यूलिनरी आर्ट्स इज वाइबल? बहुत ज़्यादा। देखिए, हर फील्ड में पॉपुलेशन, देखिए इंडिया के बारे में तो पूरी दुनिया ये मान के चलती है कि इंडिया कंज्यूमर का सबसे बड़ा मार्केट है। बिल्कुल सही। चाइना और इंडिया एज पर पॉपुलेशन। और अभी हमारे यहाँ तरक्की के रास्ते चल रहे हैं, हम तो बाहर की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। तो हमारे यहाँ तो कंज्यूमर यानी हर तरह की चीज़ों के लिए करियर में ऑप्शन है। ऐसी चीज़ें अता साहब, आज से 15 साल पहले जब आप स्कूल में रहे होंगे, जी सर, तब आप सोचें कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो थी ही नहीं, और आज की डेट में देखें किस तरह से उन चीज़ों में जॉब के ऑप्शंस निकले। किसी ने आज तक ये सोचा था 15 साल 20 साल पहले? इवेंट मैनेजमेंट, शादियों के मैनेजमेंट के लिए, बर्थडे के मैनेजमेंट के लिए प्रोफेशनल्स आने लगे हैं। पूरे डिप्लोमा और पूरे कोर्सेज होते हैं इसमें। फिर अभी मैं कोलकाता गया था एक सेमिनार लेने के लिए, वहाँ पे एक साहब से मेरी बात होने लगी। सोच देखें बात आई क्या।
अब जाहिर सी बात है क्योंकि अपने यहाँ शादियाँ जब होती हैं तो पर्दे का ख्याल होता है। जी। उन्होंने हमसे कहा कि सर मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं गर्ल्स फोटोग्राफर का कोई एक कोर्स मैं करवाऊँ, क्योंकि अपने यहाँ कम्युनिटी में जब शादियाँ होती हैं तो पर्दे के ख्याल की वजह से दे प्रेफर फॉर अ गर्ल फोटोग्राफर। नेसेसिटी है। यस, तो कितना अच्छा करियर में ऑप्शंस आपके लिए डेवलप हो सकता है। तो चीज़ें निकलेंगी, रास्ते तो हमें तलाशने, हम जो चाहें वैसा बना सकते हैं, जहाँ चाह वहाँ वही कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। इन्वेंशन तो आपके हाथ में है। आप ऐसा कुछ नॉलेज ले लें कि उस नॉलेज के एप्लीकेशन से आप दुनिया को बताएं कि देखो ये जो चीज़ आप सोचते थे उसको फिल करने के लिए मैं ही एक बेहतरीन प्रोफेशनल हूँ। यस, फिर तो फर्स्ट चॉइस में आप हैं। बिल्कुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमारे खुसूसन व्यूअर्स के क्वेश्चंस लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्यूअर्स पूछते भी है काफ़ी कि आप इतने दिनों बाद जो है इस प्रोग्राम पर आए, तो आपका कीमती वक्त देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। इंशाल्लाह परवरदिगार से दुआ कीजिए कि अल्लाह सेहत दे इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आप लोगों से रूबरू होता रहूं, आता रहूं, आप लोगों से मिलता रहूं। और ये बल्कि हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह जो है इस इबादत में शामिल होने का हमको मौका देता है कि मैं कुछ बातें आपके बच्चों तक पहुँचा सकूँ जिससे कि उनको कोई सही रास्ता मिल सके। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस इबादत में मुझे शामिल होने का मौका देता है। चैनल विन का शुक्रिया कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को दिया है कि मैं कुछ इस तरह की बातें आप तक पहुंचा सकूं जिससे कि आपको और आपके बच्चों को आसानी हो। इंशाल्लाह हयात रही और हम लोग आगे मिलते रहेंगे, इस तरह का प्रोग्राम रहेगा और आगे और भी करियर के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो यहाँ चैनल विन के प्लेटफॉर्म से हम लोग आपको आगाह करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम के मुतालिक कोई भी आपका फीडबैक या सजेशन हो तो हमें ज़रूर लिखिए winislam@gmail.com पर। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।